हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे 1 से लेकर 395 अनुच्छेद जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं। भाग 1 में है भारत और उसका क्षेत्र। भाग अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दूसरा है अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश का स्थापना, या 2 के क में है निरसित मतलब कि हटा देना। ठीक है, तीसरा अनुच्छेद है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाएं या नाम में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 4 कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के तथा अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक और अनुशांसिक और प्रमाणिक है। विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। अब आते हैं भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। पहला भाग 5 में है कि संविधान का प्रारंभ में नागरिकता। भाग 5 में है संविधान का प्रारंभ में नागरिकता। 6 है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 7 है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। 8 है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार है। ठीक है, 9 नंबर है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिकता खो देना। ठीक है, 10 है कि नागरिकता के अधिकार का बना रहना। और 11 है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ठीक है, अब आते हैं भाग 3 मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 है परिभाषा। ठीक है, परिभाषा से है अनुच्छेद 13 है कि मूल अधिकारों से असंगत या अपलीकरण करने वाली विधियाँ। ठीक है, अब देखते हैं समानता का अधिकार। 14 में है कि विधि के समझ समानता। 15 नंबर है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना। 16 है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। और 17 है कि अस्पृश्यता का अंत। 18 है उपाधियों का अंत। अब आते हैं स्वतंत्रता अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 19 में है वाक की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण। ठीक है, एक बार से ज़्यादा दोषी नहीं ठहराना। ठीक है, अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का। और अनुच्छेद 21 के क में है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 अनुच्छेद 23 में है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। और 24 है कि कारखानों आदि में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध। अब आते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध के स्वतंत्रता। 27 है कि किसी विशेष धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के सदस्यों से बारे में स्वतंत्रता। 28 है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में है। ठीक है, बारे में स्वतंत्रता। 29 नंबर है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण। 30 नंबर है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 31 में है निरिस्त। अब आते हैं कुछ विधियों की व्यावृत्ति। ठीक है, अनुच्छेद 31 के क में है कि संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाले विधियों की विवृत्ति। अनुच्छेद 31 के ख में है कि कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधानीकरण। अनुच्छेद 31 के ग में है कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाला विधियों की विवृत्ति।
और अनुच्छेद 31 के घ में है निरस्त। अब आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार, और अनुच्छेद 32 के क में निरस्त। ठीक है। 33 में है कि इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू करने में उपरांत करने की संसद की शक्ति होती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 34। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्ति है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार पर निर्बंध है। ठीक है। अनुच्छेद 35 में है कि इस भाग के उपबंध को प्रभावी करने के लिए विधान। अब आते हैं भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 36 में है परिभाषा। 37 में है इस भाग में अंतर्विष तत्वों का लागू होना, और 38 में है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अब आते हैं 39 के क में है समान न्याय और निःशुल्क विद्युत तत्व, और 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। 41 में है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, और अनुच्छेद 42 में है कि काम की न्याय संगत और मनोनीत दशाओं में तथा प्रस्तुत सहायता का उपबंध। अब अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाहन मजदूरी आदि, और अनुच्छेद 43 के क में है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, और 43 के ख में है सहकारी समिति की अभिवृद्धि। 44 में है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, और 45 में है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध। ठीक है। नेक्स्ट है 46 नंबर कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि। 47 में है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है। दारू शराब इससे बंद रहेगा, अनुच्छेद 47 में आएगा। अनुच्छेद 48 में है कि कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 के क में है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीव की रक्षा। 49 नंबर है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना है। ठीक है। अनुच्छेद 50 में है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना है। ठीक है। 51 में है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अब आते हैं भाग 4 के क में। ठीक है। मूल कर्तव्य। ठीक है। मूल कर्तव्य 51 के क में है। अब आते हैं भाग 5 कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में है कि भारत का राष्ट्रपति के बारे में, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति, और 54 में है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, और 55 में है कि राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति, कैसे निर्वाचन किया जाएगा उसके बारे में है, और अनुच्छेद 56 में है कि राष्ट्रपति की पदवी। ठीक है। राष्ट्रपति की पदवी। ठीक है। 57 में है पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता। अब 58 में भी है कि पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता। 59 में है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या क्या होगी। ठीक है। और 60 में है कि राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ लेना, और 61 में है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, और 62 में है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक निधि को भरने के लिए निर्वाचित शक्ति की पदावधि है। और अनुच्छेद 63 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और 64 में है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और अनुच्छेद 65 में है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करना। और 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। और 67 में है उपराष्ट्रपति की पदवी, कैसे निर्वाचन होंगे, पदवी, ठीक है। अनुच्छेद 68 में है कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचक व्यक्ति की पदावधि। अब आते हैं 59 नंबर कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान करना है। और अनुच्छेद 70 में है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और 71 में है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय हैं। और 72 में है कि क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंड दोष के निलंबन और परिहार एवं लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है, कम कर सकता है क्षमा को। 73 में है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है। अब आते हैं अनुच्छेद मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। 75 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है, ठीक है। अब आते हैं भारत का महानवादी। अनुच्छेद 76 में है भारत के महानवादी। अब आते हैं सरकारी कार्य का संचालन। 77 में है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन, ठीक है। 78 में है कि राष्ट्रपति को जानकारी देना आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अब आते हैं संसद साधारण, ठीक है। अध्याय 2 संसद साधारण। 79 में है संसद का गठन, ठीक है। 79 में है संसद का गठन। और 80 में है राज्यसभा के संचालन। 81 में है लोकसभा के संचालन। और 82 में है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः संयोजन। और 83 में है कि संसद के सदनों की अवधि। और 84 में है संसद की सहायता के अहर्ताएँ। और 85 में है संसद के सत्र और सत्रवाहन और विघटन, ठीक है। 86 में है कि संसदों में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। 87 में है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है, भाषण, ठीक है। 88 में है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महानवादी के अधिकार। और 89 में है कि राज्यसभा का सभापति उपसभापति होगा। और 90 के है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अब आते हैं 91 में कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने और सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति एवं अन्य व्यक्तियों की शक्ति। 82 नंबर है कि जब सभापति एवं उपसभापति के पद को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अब 93 में है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। और 94 में है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। और अनुच्छेद 95 में है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट है 96 कि जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, ठीक है। 97 में है कि सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, ठीक है, 97 में। और 98 में है कि संसद का सचिवालय। और 99 में है कि सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और अनुच्छेद 100 में है कि सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गण पूर्ति, ठीक है, कोरम, ठीक है। 101 में है कि स्थानों का रिक्त होना, ठीक है, स्थानों का रिक्त होना। अब आते हैं 102 में। 102 में है कि सदस्यता के लिए निहरताएं। 103 में है कि सदस्यों की निहरताएं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, ठीक है। अनुच्छेद 104 में है कि अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने
या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहिर्त न होते हुए या निरहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति संसद और उसके सदस्यों की शक्ति विशेष अधिकार अनुमतियाँ। ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की समिति की शक्तियाँ विशेषाधिकार आदि। अब आते हैं 106 अनुच्छेद में कि सदस्यों का वेतन भत्ता है। ठीक है। 106 में है सदस्यों के वेतन भत्ते और 107 में है कि विधेयक के पूर्ण स्थान और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अब आते हैं 108 नंबर कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 109 में है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया और 110 में है कि धन विधेयक की परिभाषा। अब आते हैं अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति। ठीक है। विधेयकों पर अनुमति है। ठीक है। अब आते हैं वित्तीय विषय के संबंध में प्रक्रिया। वित्तीय विषय के संबंध में प्रक्रिया। अब आते हैं अनुच्छेद 112 में कि वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में है और अनुच्छेद 113 संसद में प्रकलनों के संबंध में प्रक्रिया है। 114 में है कि विनियोग विधेयक। 114 में है विनियोग विधेयक। 115 में है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 116 में है कि लेखा अनुदान, प्रयत्न अनुदान और अपवाद अनुदान है। 117 में है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है और 118 में प्रक्रिया के नियम हैं। अब आते हैं 119 में कि संसद में वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रियाएं का विधि द्वारा विनियमन। 120 में है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा और 121 में है कि संसद में चर्चा पर निर्बंध है और 122 में है कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। अब आते हैं अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। अब आते हैं संसद 123 में है कि संसद के विस्तृतता काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अब आते हैं अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। 124 में है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 125 में है कि न्यायाधीशों के वेतन आदि में के बारे में है और 126 में है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति होगी और अनुच्छेद 127 में है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति और 128 में है कि उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 129 में है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना और 130 में है कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता और अनुच्छेद 131 के क में है निरिस्त। अब आते हैं अनुच्छेद 132 कुछ मामले में उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिकता और अनुच्छेद 133 में है कि उच्च न्यायालय में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता और 134 में है कि दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता और अनुच्छेद 134 के क में है कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए परिमाण पत्र। अनुच्छेद 135 है कि विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोज्य होना। 136 में है कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। 137 में है कि निर्णय या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्णावलोकन करना है और अनुच्छेद 138 में है कि उच्चतम न्यायालय का अधिकारिता की विधि और 139 में है कि कुछ रीट निकालने की शक्ति का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना और 139 के क में है कि कुछ मामलों का अंतरण।
ठीक है। 140 में है कि उच्चतम न्यायालय की अनुशासनिक शक्ति। 141 में है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि या सभी न्यायालय पर अबाध कर होना। नेक्स्ट है 142 नंबर कि उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रष्टीकरण आदि के बारे में आदेश। और 143 में अनुच्छेद 143 में है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 144 में है कि सिविल और न्यायिक पदाधिकारी द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करने के लिए जाना। और 144 के क में है निरीस्त। ठीक। 145 में है न्यायालय के नियम आदि। ठीक है, न्यायालय के नियम आदि। 146 में है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अब आते हैं अध्याय अनुच्छेद 47 में है निर्वाचन। ठीक है, अध्याय 5 आते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के बारे में है। अनुच्छेद 148 है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक होगा। 149 में है कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में है। और अनुच्छेद 150 में है कि संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। और 151 में है कि सम परीक्षा और परिवेदन। ठीक है। अब आते हैं अध्याय भाग 6 साधारण। ठीक है, साधारण 152 में है परिभाषा। 152 में परिभाषा। अध्याय 2 में है कि कार्यपालिका और राज्यपाल पढ़ेंगे। अब आते हैं 153 में कि राज्यों के एक राज्यपाल होगा। ठीक है। और 154 में है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति होगा। और 55 में है कि राज्यपाल की नियुक्ति। और 156 में कि राज्यपाल की पद अवधि। ठीक है। और अनुच्छेद 157 में है कि राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं क्या क्या चाहिए। और अनुच्छेद 158 में है कि राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। और 159 में है कि राज्यपाल के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और 160 में है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक। अब 161 में देखते हैं कि 161 अनुच्छेद है कि क्षमा आदि की और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन और परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 152 में है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब आते हैं मंत्रिपरिषद। 163 में है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। 164 नंबर है कि मंत्रियों के बारे में अनुपबंध। अब आते हैं राज्य की महाअधिवक्ता। 165 में है कि राज्य का महाधिवक्ता एगो होगा। ठीक है। सरकारी कार्यों का संचालन। अब आते हैं 166 में है कि राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। ठीक है। 167 में है कि राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 168 में है कि राज्यों के विधानमंडलों का गठन होगा। ठीक है, 168 में। और 169 में है कि राज्य में विधान परिषदों का उत्सादन या सर्जन। ठीक है, 169। अब हम लोग देखते हैं 170 में है कि विधानसभाओं के संरचना। ठीक है, विधानसभाओं की संरचना। 171 में है कि विधान परिषदों की संरचना। 172 में है कि राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। 173 में है कि राज्य के विधानमंडलों की सदस्यता के लिए अर्हताएं। और 174 में है कि राज्य के विधानमंडल के सत्र एवं सत्रवासन और विघटन। अब नेक्स्ट देखते हैं 175 कि सदन या सदनों में अभिभाषणका और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। 176 नंबर है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। और 177 नंबर है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महाअधिवक्ता के अधिकार। अब हम लोग देखते हैं राज्य के विधानमंडल के अधिकार। 178 से है
विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 78 में होगा। 179 नंबर है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना। अब हम लोग देखते हैं 180 नंबर कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने एवं अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष एवं अन्य व्यक्तियों की शक्ति। अब 181 में है कि जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। ठीक है। 182 में है कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। 183 में है कि सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना। 184 नंबर है कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। 185 नंबर है कि जब सभापति एवं उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 186 नंबर है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। 187 नंबर है कि राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। अब आते हैं कार्य संचालन। 188 में है कि सदस्यों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 189 में है कि सदनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अब आते हैं सदस्य की निहत्ताएँ। 190 नंबर में है कि स्थानों का रिक्त होना। 191 है कि सदस्य के लिए निहत्ताएँ, सदस्यता के लिए निहत्ताएँ। 192 में है कि सदस्यों के निहत्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। और 193 नंबर है कि अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहिर्ता न होते हुए या पूर्ण हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति। अब आते हैं राज्य के विधानमंडल और उनके सदस्यों और समिति की शक्ति, विशेष अधिकार और अनुमतियाँ। 194 नंबर है कि विधानमंडल के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समिति की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। 195 नंबर है कि सदस्यों के वेतन भत्ते। ठीक है। 196 नंबर है कि विधायिक प्रक्रिया। 196 नंबर है कि विधेयकों को पूर्ण स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। 197 नंबर है कि धन विधेयक से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्ति पर निर्वाधन। 198 नंबर है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। और 199 नंबर है कि धन विधेयक की परिभाषा है। ठीक है। 200 नंबर है कि विधेयकों पर अनुमति। 201 नंबर है कि विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अब आते हैं वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। 102 नंबर है कि वार्षिक वित्तीय विवरण। 203 में है कि विधानमंडल में प्रांकलनों के संबंध में प्रक्रिया। और 204 है कि विनियोग विधेयक। और 205 है कि अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 206 है कि लेखा अनुदान, प्रत्यय अनुदान और अपवाद अनुदान। 207 में है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अब आते हैं साधारणता प्रक्रिया। 208 नंबर है कि प्रक्रिया के नियम। 208 में 209 नंबर में है कि राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया या विधि द्वारा विनियमन। 210 में है कि विधानमंडल में प्रयोग किए जाने वाली भाषा। और 211 नंबर है कि विधानमंडल में चर्चा पर निर्वधन। ठीक है। और 212 है कि न्यायालय द्वारा विधान। अध्याय 4 में देखते हैं कि राज्यपाल की विधायिक शक्ति। 213 में है कि विधानमंडल के
विस्तृति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अब आते हैं अध्याय 5 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 214 में है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। 215 में है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। और 206 नंबर में है कि उच्च न्यायालय का गठन। और 217 में है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें हैं। ठीक। अब आते हैं 218 नंबर में है कि उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों को उच्च न्यायालयों को लागू होना। 209 नंबर में है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और 220 नंबर में है कि अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंध है। और 221 में है कि न्यायाधीशों के वेतन आदि। और 222 में है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। ठीक है, 222 में है। अब आते हैं 223 में है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 224 नंबर है कि अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। और 224 के क में है कि उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। अब हम लोग देखते हैं 225 नंबर की विधान उच्च न्यायालय की अधिकारी। ठीक है, 225 में है कि विधान उच्च न्यायालय की अधिकारिता। 226 में है कि कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। और 226 के क में है निरिस्त है, खाली रखा हुआ है। 227 में है कि सभी न्यायालय के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। 228 में है कि कुछ मामले का उच्च न्यायालय को अंतरण। और 228 के क में है निरस्तित। 229 नंबर है कि उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। ठीक है, 230 नंबर है कि उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ और राज्य क्षेत्र पर विस्तार। 231 नंबर है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 232 में है लोपित। ठीक है, अब आते हैं अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय। 233 में है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। 233 के क में है कि कुछ जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए गए निर्णय आदि का विधि मान्यकरण। अब आते हैं 234 में है कि न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। और 235 में है कि अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। और 236 में है निर्वाचन। ठीक, 237 में है कि कुछ वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंध को लागू होना। अब आते हैं भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। ठीक है, 238 को निरीश रखा हुआ है। और भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र। पहला है 239 में है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 के क में है कि कुछ संघ राज्यों के लिए स्थानीय विधानमंडलों का मंत्री परिषद का या अन्य का सर्जन। 239 के क में है कि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 239 के ख में है कि संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। और 239 के ख में है कि विधानमंडल के स्थिति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। और 240 में है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। और 241 में है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। और 242 में है कि कोईगु या निरिस्त। अब आते हैं भाग 9 में पंचायत। 243 में है परिभाषाएं। ठीक है, 243 में परिभाषाएं।
और 243 के क में है ग्राम सभा, ठीक है। 243 के है ग्राम भाषा और 243 के ख में है पंचायतों का गठन और 243 के ग में है पंचायतों की संरचना और 243 के घ में है स्थानों का आरक्षण, ठीक है। और ठीक है, अंग में है पंचायतों की अवधि, च में है सदस्यों की निहरताएँ और छ में है पंचायतों की शक्ति एवं पदाधिकार। ये सब कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है, 243 तक याद रखना है। 243 के ज में है कि पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनके निधियाँ और 243 के झ में है कि वित्तीय स्थिति के पूर्णावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन और 243 के इ में है कि पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा और 243 के ट में है पंचायतों के लिए निर्वाचन, ठीक। ट में है पंचायतों के लिए निर्वाचन, ठ में है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना और अंग में है इस भाग का अतिपय क्षेत्रों को लागू न होना और ढ में है विधियों और पंचायतों को बना रहना और अंग में है न में है निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, ठीक है। भाग 9 के देखते हैं। भाग 9 है नगर पालिका, सब में है, ठीक है, नगर पालिका। 243 के त में है परिभाषा, 243 के थ में है नगर पालिकाओं का गठन, 243 के द में है नगर पालिकाओं की संरचना और ध में है वार्ड संबंधित आदि का गठन संरचना और न में है स्थानों का आरक्षण, प में है नगर पालिकाओं की अवधि आदि और फ में है सदस्यों के लिए निहरताएँ और ब में है नगर पालिका आदि की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायी और भ में है नगर पालिका द्वारा कर आधारोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ और म में है कि वित्त, देखिए ये सब पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। म में है वित्त आयोग, य में है नगर पालिकाओं के लेखा की समीक्षा, ये सब कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा, 243 तक यहाँ तक हो गया है। अब आते हैं भाग 9 के ख में सहकारी समिति, अभी भी वही है। सहकारी समिति देख लीजिएगा, सहकारी समिति 243 के, ठीक है, 243। अब आते हैं भाग 10 में, ठीक है। भाग 10 में है अनुसूची और जनजाति क्षेत्र। 244 में है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है। 244 के क में है कि असम के कुछ जनजाति क्षेत्र, असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों का समशिष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद का या दोनों का सर्जन करना। भाग 11 में है कि संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध, ठीक है। विधायी शक्तियों का वितरण है। 245 में है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार और 246 में है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। 247 में है कि कुछ अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति और 248 में है कि अवशिष्ट विधायी शक्ति और 249 में है कि राजसूची में से विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति और 250 में है कि यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राजसूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अब हम लोग देखते हैं 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधि और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगत और 252 में है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए
उनकी सहमति से विधि बनाने के संसद की शक्ति और ऐसे विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। 253 में है कि अंतर्राष्ट्रीय कारागारों को प्रभावी करने के लिए विधान। और 254 में है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। 255 में है कि सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। अध्याय 2 में है कि प्रशासनिक संबंध साधारण। 256 में है कि राज्यों की और संघ की बाध्यता। 257 में है कि कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। और 257 के क में है निरिस्त। 258 के है कि कुछ दशाओं में राज्यों की शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। और 259 में है निरिस्त। 260 में है कि भारत के बाहर राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की आधिकारिता। और 261 में है कि सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ। अब आते हैं जल संबंधित विवाद। 262 में है कि अंतर्राज्यीय नदी या नदी दोनों में जल संबंधित विवाद का न्याय निर्णय। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु में है कृष्णा नदी विवाद 262 में। ठीक है, राज्य के बीच समन्वय अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अब आते हैं भाग 12 वित्त संबंधित संविदा और वाद है। ठीक है, वित्त साधारण। अब आते हैं 264 में कि निर्वाचन है वित्त साधारण। 265 में है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। और 266 में है कि भारत और राज्यों के संचित निधि और लोक लेखें। और 267 में है आकस्मिक निधियाँ। अब आते हैं संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और नियोजित किए जाने वाले शुल्क। अब आते हैं 248 के क में है कि संघ 268 के क में है कि संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाला संघ और राज्यों के द्वारा उद्गृहित और विनियोजित किए जाने वाले सेवाएं कर है। 269 नंबर है कि संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर हैं। अब हम लोग देखते हैं 270 नंबर कि उद्गृहित कर और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। 271 नंबर है कि कुछ शुल्कों और करों पर स्नाग के प्रयोजन के लिए अधिकार। 272 में है कि कर और संघ द्वारा उद्गृहित किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरण के लिए किए जा सके। 273 में है कि जूट पर और जूट उत्पादनों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। 274 में है कि ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है और प्रभाव डालने और विधेयकों के लिए है। 275 नंबर है कि कुछ राज्यों को संघ के अनुदान। और 276 नंबर है कि वित्तीय व्यापारों आजीविकाओं और नियोजन पर कर। 277 नंबर है कि व्यय वृत्ति। ठीक है, और 278 निरिस्त है। 279 नंबर है कि शुद्ध आगम आदि की गणना। और 280 नंबर है कि वित्त आयोग। 281 नंबर है वित्त आयोग की सिफारिशें। अब आते हैं प्रकीर्णन वित्तीय उपबंध। 282 नंबर है संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाला व्यय। 283 नंबर है कि संचित निधि, आकस्मिक निधियाँ और लोक लेखाएं से में जमा धनराशि की अभिरक्षा आदि। और 284 नंबर है कि लोक सेवाओं और न्यायाधीशों द्वारा प्राप्त वादकर्ता की जमा राशि और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा।
अब आते हैं 285 कि संघ की संपत्ति को राज के कराधान से छूट। 286 नंबर है कि माल के क्रय और विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निबंध। 287 नंबर है कि वित्त युद्ध पर करों से छूट। और 288 नंबर है कि जल या वित्त युद्ध के संबंध में राज्य द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। 289 नंबर है कि राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। और 290 नंबर है कि कुछ राज्यों और पेंशन के संबंधों में संयोजन। और 290 के क में है कि कुछ देव स्वयं निधियों को वार्षिक संदाय। और 291 में है निर्सित। अध्याय 2 में है उधार लेना। 292 में है कि सरकार द्वारा उधार लेना, ठीक है, 292 अनुच्छेद में है। और 293 में है कि राज्यों द्वारा उधार लेना, ठीक। अब अध्याय 3 में है कि संपत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, बाध्य और वाद। 294 नंबर में है कि कुछ दशाओं में संपत्ति, असत्य अधिकार और दायित्व और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। और 295 में है कि अन्य दशाओं में संपत्ति, आश्रितियों और अधिकारों और दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। और 296 में है कि राजगामी या व्यापकत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। 297 नंबर है कि राज क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीज़ों और अन्य आर्थिक क्षेत्रों के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। 297 हो गया। 298 है कि व्यापार करने आदि की शक्ति। और 299 में है कि संविदा। 299 संविदा। और 300 में है कि वाद और कार्रवाइयाँ। अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार। 300 के क में है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अब आते हैं भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। 300 के 1 में है कि व्यापार, वन्यजीव और समागम की स्वतंत्रता। और 302 में है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बाध आधारोपित करने की संसद की शक्ति। और 300 के 3 में है कि व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों के विधायी शक्तियों पर निबंध। 300 के 4 में है कि राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य और समागम पर निबंध। और 300 के 5 में है कि विद्यमान विधियों और राज के एकाधिकार का उपबंध करने वाला विधियों की वृत्ति। और 306 में है निरस्त। और 307 में है कि अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों की कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकार नियुक्तियाँ। अब हम लोग देखते हैं भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अध्याय 1 पहला है सेवाएं। पहला है 308 में निर्वाचन। 309 में है संघ या राज्यों की सेवाओं करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। और 310 में है कि संघ या राज्य की सेवाएं करने वाले व्यक्तियों की पद अवधि। और 311 में है कि संघ या राज्यों के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों को पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। 312 में है कि अखिल भारतीय सेवाएं। और 312 के क में है कि कुछ सेवाओं के अधिकारी की सेवाएं की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें परिसहन करने की संसद की शक्ति। 313 में है कि संक्रमण कालीन उपबंध। और 314 में है निरस्त। अध्याय 2 में है कि लोक सेवा आयोग। 15 में है कि संघ और राज्यों के बीच लोक सेवा आयोग है। और 316 में है कि सदस्यों की नियुक्ति की पदावधि। 317 में है कि लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य का
हटाया जाना और निलंबित किया जाना। और 318 में है कि आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वित्त की सेवा और शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति है। और 319 में है कि आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। और 320 में है कि लोक सेवा आयोग की कृत्य। और 321 में है कि लोक सेवा आयोगों के कृतियों का विस्तार करने की शक्ति। और 322 में है कि लोक सेवा आयोग के व्यय। और 323 में है कि लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। अब आते हैं भाग 14 के क में अधिकरण। 323 के क में है कि प्रशासनिक अधिकरण। और 300 ख में है कि अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अब आते हैं निर्वाचन। भाग 15 निर्वाचन है। 324 में है कि निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। और 325 में है कि धर्म मूल वंश जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। 326 में है कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 327 में है कि विधानमंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने के लिए शक्ति। और 328 में है कि किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। और 329 में है कि निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। और 339 के क में है कि प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए निर्वाचन के बारे में विशेष उपबंध है। अब हम लोग देखते हैं भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 330 में है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। 331 में है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। और 332 में है कि राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। और 333 में है कि राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 334 में है कि स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न रहना। 335 में है कि सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए दावे। और 336 में है कि कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। 337 नंबर है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। और 338 में है कि अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, 338 में है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। और 338 के क में है कि अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। अब आते हैं 339 में है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। और 340 में है कि पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के आयोग की नियुक्ति। और 341 में है कि अनुसूचित जातियाँ। और 342 में है अनुसूचित जनजातियाँ। अब हम लोग देखते हैं भाग 17 राजभाषा संघ की भाषा। 343 में है कि संघ की एक राजभाषा है राजभाषा। 344 में है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति है। अध्याय 2 में है कि प्रादेशिक भाषाएं। 345 में है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। 346 में है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच की प्रतिनिधित्व की राजभाषा। 347 में है कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा
बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। और भाग 3 में है कि अध्याय 3 में है कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषाएं। 348 में है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और अधिनियमों, विधेयक आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। और 349 में है कि भाषा से संबंधित कुछ विधि अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया है। अब अध्याय 4 में है कि विशेष निर्देश। 350 में है कि व्यवस्था के निवारण के लिए अभिवेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। और 350 के क में है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। और 350 के ख में है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। 351 में है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अध्याय 18 में है कि आपात उपबंध। 352 में है आपात की घोषणा। 353 में है कि आपात की उद्घोषणा के प्रभाव, ठीक है। और 354 में है कि जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधित उपबंधों को लागू होना। 355 में है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य के संरक्षण करने का संघ का कर्तव्य है। और 356 में है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। और 357 है कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायिक शक्तियों का प्रयोग। और 358 में है कि आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबित करना। और 359 में है कि आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तन का निलंबन। और 359 के क में है निरस्त। और 360 में है कि वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अब आते हैं भाग 19 प्रकीर्णन। अब आते हैं 361 में है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। और 361 के क में है कि संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्रवाइयों के प्रकाशन का संरक्षण। और 361 के ख में है कि लाभ प्रदत्त राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निहित। 362 में है कि देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेष अधिकार। और 363 में है कि कुछ संधियों और करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। 363 के क में है कि देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलिया का अंत। और 364 में है कि महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। 365 में है कि संघ द्वारा किए गए निर्देश की अनुपालन करने या उनके प्रभावी करने के असफलताएं का प्रभाव। और 366 में है कि परिभाषाएं। और 367 में है निर्वाचन। अब आते हैं भाग 20 में कि संविधान का संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रियाएं। भाग 21 में है कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। 359 में है कि राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने के लिए संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हो, ठीक है। 370 में है कि जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध है। और 371 में है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। और 371 के क में है कि नागालैंड राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। और 371 के ख में है कि असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। और ग में है मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है। सबका ग में है असम, मणिपुर सबके विशेष उपबंध है 371 में। और अरुणाचल प्रदेश ये सब गोवा के संबंध में विशेष उपबंध ग में है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इसको देख लीजिएगा
अब हम लोग देखते हैं 372 हम लोग देखते हैं। 372 है कि विद्यमान विधियों का प्रवृत्ति बने रहना उनका अनुकूल है। 372 के क में है कि विधियों का अनुकूल करने की राष्ट्रपति की शक्ति, और 373 में है निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 374 में है कि फेडरल न्यायालय, ठीक है, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या संपरिषद हिज मजिस्ट्रेट के समझ के निलंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। 375 में है कि संविधान के उपबंध के अधीन रहते हुए न्यायालय पदाधिकारियों और अधिकारियों का कृत करते रहना। और 376 में है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में उपबंध। और 377 में है कि भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक के बारे में उपबंध। और 378 में है कि लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। और 378 के क में है कि आंध्र प्रदेश विधानसभा के अवधि के बारे में विशेष उपबंध। और 379 में है 391 निरीस्त, ठीक है। 379 से 391 तक है निरीस्त, ठीक है। अब आते हैं 392, ठीक है, कठिनाई को दूर करने की राष्ट्रपति को शक्ति। भाग 22 में है कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्रारंभिक पाठ और निरसन। 393 में है संक्षिप्त नाम, और 394 में प्रारंभ, और 394 के क में है हिंदी भाषा में पदकृत पाठ, और 395 में है निरीस्त, ठीक है। इतना हो गया 395 अनुच्छेद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।